प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड और बिहार में की धुआंधार जनसभाएं। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर साधा निशाना। कहा, गोधरा के गुनहगारों को बचाने की लालू यादव और सोनिया गांधी ने रची थी साजिश। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में रोड शो से पहले गुरुद्वारे में टेका मत्था। प्रधानमंत्री के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। कांग्रेस पार्टी को फिर लगा झटका। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और 4 अन्य नेताओं ने थामा भाजपा का दामन। वहीं ओडिशा की पूरी सीट से पार्टी उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने फंड नहीं मिलने का हवाला देकर लौटाया टिकट। भाजपा और एनडीए के दिग्गजों ने जमकर किया प्रचार। अमित शाह ने गुजरात और दमन दीव तो योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश में संभाली कमान। मनसुख मांडविया ने जैतपुर में किया रोड शो। धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में एक सार्वजनिक बैठक को किया संबोधित। वहीं आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने यूपी के संभल में की जनसभा। चुनावी अभियान में विपक्ष भी पूरे दमखम से शामिल। गुजरात के बनासकांठा में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस के लिए मांगे वोट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बदायूं में की जनसभा। ममता बनर्जी ने नदिया में की जनसभा। प्रचार के साथ साथ नामांकन भी हुआ तेज। यौन शोषण से जुड़े एक महिला के अपहरण मामले में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना को एसआईटी ने किया गिरफ्तार। मामले में की जा रही है पूछताछ। अमेरिकी राष्ट्रपति के जेनोफोबिक संबंधी बयान पर भारत ने उसे किया खारिज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, विविध समाजों और समुदाय के लोगों के लिए खुला और स्वागत करने वाला देश रहा है भारत। तटीय केरल और दक्षिणी तमिलनाडु में मौसम विभाग का रेड अलर्ट। समुद्र में ऊंची लहरें उठने की जताई आशंका। उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी का कहर। मौसम की मार से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। और आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार और झारखंड में 3 रैलियां की तो विपक्षियों पर जमकर हमलावर भी नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के विकास के लिए बड़े निर्णय लेना जरूरी है और उसके लिए मजबूत सरकार जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया तो विपक्षियों को परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के मुद्दे पर घेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने गरीबी को करीब से देखा है, इसलिए वो गरीबों के दर्द को समझते हैं, जबकि कांग्रेस के लोग देश लूटने का काम कर रहे हैं। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, 3 राज्य, 3 रैलियां और एक रोड शो। पलामू, लोहरदगा और दरभंगा से लेकर कानपुर तक प्रधानमंत्री ने लोगों के बीच अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। मैं आप सभी को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे पूर्वजों को पता था कभी न कोई बेटा पैदा होगा, कभी तो कोई बेटा पैदा होगा जो 500 साल के इंतजार को परिपूर्ण करके भगवान राम मंदिर। इंतजार सिर्फ राम जी का ही थोड़ा था, सीता मैया का भी तो था और हमारे मिथिला के भी तो था। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर बीते 10 साल में देश ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और राजद हैं जिन्होंने सिर्फ अपना ही विकास किया है। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है।
इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर पलामू की जनसभा में कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा, जिन्होंने कभी गरीबी देखी नहीं वो गरीबों का दर्द क्या समझेंगे। जिसने अपना पेट बांधकर मां को सोते नहीं देखा, जिसने लोटा भर पानी पीकर मां को भूख मिटाते नहीं देखा, जिसने अपनी बीमारी को छिपाते नहीं देखा, शौचालय के अभाव में पीड़ा और अपमान सहती मां को नहीं देखा, वो मोदी के इन आंसुओं का मर्म नहीं समझेगा। लेकिन भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस के साजिदे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। ये निराश हताश लोग अब इतने कुंठित हो गए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे बीते 10 साल में बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ हर वर्ग हर धर्म के लोगों को मिला है, लेकिन कांग्रेस का चश्मा है कि उसे एक ही वोट बैंक नजर आता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे गोधरा मामले पर भी यूपीए काल में तत्कालीन रेल मंत्री ने फर्जी रिपोर्ट बनवाई थी। जब गोधरा में कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, तब रेल मंत्री उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज की कमेटी बनाई, बेन राजी कमेटी। सोनिया बहन का राज था ना, और इसलिए उन्होंने बेन राजी कमेटी बनाई थी। वो जज का नाम बेनर्जी था, तो लोग बेन राजी बोलते थे। और उससे ऐसा रिपोर्ट लिखवाया कि 60 कार सेवकों को जलाने वाले निर्दोष छूट जाए। लेकिन ये रेल मंत्री जो अभी जेल में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है, जमानत पे घूम रहे हैं, अदालत ने उनके इस रिपोर्ट को कूड़े कचरे में फेंक दिया। कांग्रेस और उसके सहयोगियों को प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारी बचाओ गठबंधन करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में लोगों को इस चुनाव में सतर्क रहने की जरूरत है। दिवाकर, धीरज, राजेश और ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं 2 दौर का चुनाव खत्म हो चुका है और तीसरे दौर के चुनाव से पहले कई सियासी मुद्दों की गर्मी इन दिनों राजनीति के मोर्चे पर देखी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं में आज कांग्रेस समेत विपक्षियों को भ्रष्टाचार, परिवारवाद पर घेरा, तो साथ ही कांग्रेस पर नक्सलवाद, आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही, तो कांग्रेस पर संविधान और आरक्षण के नाम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर मुखर नजर आईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बिहार और झारखंड में 3 रैलियां की, तो उनके निशाने पर कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम जैसी पार्टियां नजर आईं। पीएम मोदी ने बिहार और झारखंड को लूटकर विकास से पीछे रखने के लिए आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि परिवारवादी पार्टियों ने भ्रष्टाचार करके काली कमाई की है और दोनों राज्यों को लूटा है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं मौज करने नहीं, मिशन मोड में काम करने के लिए आया हूँ। मेरे पास संपत्ति के नाम पर एक साइकिल भी नहीं। जेएमएम कांग्रेस के नेताओं ने
भ्रष्टाचार से अपार धन संपदा खड़ी की है। मेरे पास अपनी साइकिल भी नहीं है, न मेरा घर है। साथियों, संपत्ति हो, राजनीति हो, सब कुछ ये अपने अपने बच्चों के लिए अर्जित कर रहे हैं। लेकिन मोदी को किसके लिए छोड़ना है भाई? आगे कुछ रखा ही नहीं है, पीछे भी कुछ रखा नहीं है। मेरे वारिस तो आप सब ही है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते हुए 25 साल हो गए हैं, लेकिन उनके ऊपर एक पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर संविधान और आरक्षण के नाम पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस ने SC, ST, OBC का हक मारकर धर्म के नाम पर मुस्लिमों को आरक्षण दिया है, जो कि संविधान की भावना के खिलाफ है। जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है तब तक आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिथिलांचल के महत्वपूर्ण शहर दरभंगा में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर शहजादे कहकर जहां चुटकी ली, वहीं आरजेडी पर निशाना भी साधा कि आरजेडी सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करती है। वहीं पीएम मोदी ने यूपीए सरकार के दौरान देश में नक्सलवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस सरकार पाकिस्तान को आतंकी हमले के बाद डोजियर के रूप में प्रेम पत्र भेजती थी, लेकिन मोदी सरकार के समय में नया भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है। याद करिए कांग्रेस के समय क्या हाल था। यहां बम फूटते थे, आतंकवादी गोलियां चलाते थे, निर्दोषों को मौत के घाट उतारते थे और दिल्ली की सरकार पाकिस्तान को लव लेटर भेजती थी। लव लेटर, अमन की आस लगाती थी, अमन की आस। पाकिस्तान जितने लेटर जाता थे उससे ज्यादा आतंकी भेजता था। अब ये खेल नहीं चलेगा। मां भारती का अपमान नहीं सहूंगा, निर्दोषों को नहीं मारने दूंगा। आज नया भारत डोजियर नहीं भी देता, ये नया भारत है घर में घुसकर मारता है। वहीं चुनावी रण में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और कहा कि राहुल गांधी ने देश की समस्याओं को समझने के लिए पैदल यात्रा की है। साथ ही पीएम मोदी पर वो हमलावर नजर आईं। ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं। जहां एक और पीएम मोदी ने कांग्रेस पर विरासत कानून, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस ने भी भाजपा को घेरने का प्रयास किया। दिवाकर, धीरज, राजेश राज और ऋषि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वहीं जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की ओर से आज चुनाव प्रचार की कमान संभाली, तो भाजपा के अन्य बड़े स्टार प्रचारकों ने भी जमकर प्रचार किया। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, अनुराग सिंह ठाकुर, सर्बानंद सोनोवाल समेत बड़े दिग्गज नेता जनता के बीच पहुंचे, तो साथ ही एनडीए के अन्य दलों के नेता भी अपने पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आए। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज गुजरात के दमन दीव में चुनाव प्रचार किया। अमित शाह ने दमन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, एक ओर SC, ST, OBC के आरक्षण को धर्म के आधार पर मुस्लिमों को देने वाली कांग्रेस है, तो दूसरी ओर SC, ST, OBC के आरक्षण को बचाने वाली भाजपा है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाला इंडी अलायंस और कांग्रेस पार्टी है, तो दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बाद भी जिस पर 25 पैसे का भी करप्शन का आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के अशोकनगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के न्याय पत्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, वैसे ही कांग्रेस विरासत टैक्स लगाने की बात कर रही है। तो वहीं आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के संभल में लोगों से एनडीए सरकार का समर्थन देने की अपील की। औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में जजिया कर की बात करती है। ये जजिया कर क्या है? जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है। गरीब के मान सम्मान की लड़ाई सरकार ने लड़ी है। आज सीधा उनके खातों में लाभार्थियों को चिन्हित करके लाभ सरकारी योजनाओं का पहुंचाया जा रहा है। ये एक नवीन काम है कि देश ने उसके लाभ को देखा है। उसी काम को गति देने के लिए मेरी अपील है, एनडीए को मजबूत करें। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी हार के डर से संदेह और भय फैला रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण के साथ अब तो डीप फेक और फर्जी वीडियो का सहारा ले रही है। तो वहीं डिब्रूगढ़ से भाजपा प्रत्याशी सर्बानंद सोनोवाल ने असम के धुबरी में कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 60 सालों तक जनता को ठगने का काम किया है। कांग्रेस हार के डर से भय भ्रम फैला रही है और अब तो डीप फेक का सहारा ले रही है। एक फर्जी पार्टी फर्जी वीडियो बनाने तक आ गई। फेक न्यूज़, फेक वीडियोस और इनका फेक चेहरा आज देश के सामने बेनकाब हुआ है। कांग्रेस को देश का जनता ने ना कहा है, किसी भी हालत में उसको अभी समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि 7 साल उन्होंने देश को कमजोर किया, देश के खिलाफ उन्होंने कदम उठाया, इसलिए उसको जनता अपराधी मानता है। इसके लिए किसी भी हालत में अब कांग्रेस को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री और पोरबंदर लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार मनसुख मांडविया ने जेतपुर में रोड शो किया। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के नुआपाड़ा में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। और वहीं चुनावी प्रचार के बीच आज कांग्रेस को दिल्ली से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और पूर्व अध्यक्ष ने आज कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ओडिशा की पुरी से कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और इस झटके के बीच भी कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी गुजरात पहुंची। यूपी में अखिलेश यादव ने सपा के लिए प्रचार किया। इंडी गठबंधन की ओर से कई बड़े नेताओं ने आज नामांकन भी दाखिल किया। लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों के स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इधर कांग्रेस पार्टी में बिखराव का दौर भी जारी है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कुछ दिन पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दे चुके अरविंदर सिंह लवली के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए। लवली के साथ भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेस नेताओं में नसीब सिंह, नीरज बसोया और राजकुमार चौहान ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि पूरी उम्मीद है कि देश में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। तो वहीं कांग्रेस की ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार सुचरिता मोहंती ने आर्थिक कारणों का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया। सुचरिता मोहंती ने दावा किया कि उन्हें पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है। दिल्ली में जिस तरीके का माहौल पिछले 7-8 सालों में हुआ है, उस माहौल से दिल्ली के लोगों को छुटकारा पाने के लिए हमसे जो योगदान बनेगा वो हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे उस योगदान में जो कुछ हमसे बन पाएगा हम लोग करेंगे। No, I haven't denied. Party had given me the ticket, but I returned the ticket because party was not able to fund me. गुजरात के बनासकांठा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि संविधान से हमको अधिकार मिलते हैं, इससे ही हम सबको वोट डालने का अधिकार मिला है। संविधान से आपको अधिकार मिलते हैं, सबसे बड़ा अधिकार यह है कि आप वोट डाल सकते हो। ये आपको अधिकार दिया गया है, देश के किसान को, देश के गरीब को, देश के मजदूर को और देश के प्रधानमंत्री को भी, देश के मंत्रियों को भी, देश के बड़े बड़े शख्सों को भी यही एक अधिकार मिला है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना पर तंज कसते हुए कहा कि इसे युवा स्वीकार नहीं करेंगे। अग्निवीर को कभी भी नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता है और अगर देश की रक्षा के लिए
आप 4 साल की नौकरी और 4 साल की नौकरी में कोई सुविधा ना हो, शहीद होने पर भी आपको सम्मान न मिले, तो कोई इस नौकरी को स्वीकार नहीं करेगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी यादव ने मधेपुरा में एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में विकास का कोई काम नहीं हुआ। बिहार को स्पेशल अटेंशन की बात कहे थे, स्पेशल पैकेज की बात कहे थे, बंद चीनी मिल चालू करा देंगे, जितना चीज ही कहे कोई काम इन्होंने नहीं किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने कोरापुट में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नदिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। इस बीच नामांकन भरने का दौर भी जारी है। दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस नेता और रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पिता और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पूर्वी दिल्ली से आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने भी अपना नामांकन भरा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं भाजपा में शामिल होने के बाद पूर्व कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान, नसीब सिंह, नीरज बसोया और अमित मलिक ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। और वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर दोहराया कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो जाति के आधार पर सर्वेक्षण कराएंगे, जो देश के लोगों की आर्थिक तस्वीर को भी सामने रखेगा, जिससे एक नई राजनीति की भी शुरुआत होगी और पता चल सकेगा कि देश के संसाधनों पर किसकी कितनी हिस्सेदारी है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसे बेहद खतरनाक और भ्रामक विचार बताते हुए लिखा कि राहुल देश को कहां ले जाना चाहते हैं। उन्होंने लिखा है कि ये उन सभी के लिए है जिन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र का बचाव करते हुए कहा कि इसमें धन वितरण का कोई उल्लेख नहीं है। जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। और वहीं देश में लोकसभा चुनाव के बीच जिन सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनमें यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट शामिल है। राहुल गांधी की अमेठी छोड़कर रायबरेली से पर्चा भरने के बाद से भाजपा लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी के सभी बड़े नेता राहुल गांधी की हार की डर से अमेठी छोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस ने इसे एक राजनीतिक रणनीति करार दिया है। कल से लेकर आज तक सियासी गलियारों में अमेठी का मुद्दा छाया हुआ है। अमेठी को छोड़कर रायबरेली की सीट से अंतिम लम्हों में चुनाव लड़ने के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फैसले ने चुनावी तापमान बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार गांधी परिवार की परंपरागत सीट अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव न लड़कर रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरने के फैसले पर भाजपा हमलावर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दमन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तंज कसा कि सीटों में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आप में है, आप जहां जाओगे वहां हारोगे। क्या आज हालत हुई राहुल? पहले अमेठी से लड़ते थे, स्मृति ईरानी जी के सामने हारे, वायनाड भागे, इस बार वायनाड में जोखम लगा है, अब रायबरेली गए हैं। अरे राहुल बाबा, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां क्यों कर रहे हो? मैं आपको बता देता हूं, सीटों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है, जहां जाओगे वहां हारोगे। वहीं रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दिनेश सिंह ने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी अमेठी से भागकर रायबरेली आ गए हैं। क्या सही में राहुल गांधी अमेठी जीतना चाहते हैं? क्या सही में राहुल गांधी रायबरेली जीतना चाहते हैं? अमेठी जीतना होता तो अपने चपरासी को लोकसभा का टिकट देते। हालांकि राहुल गांधी के 2 जगह से चुनाव लड़ने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी पलटवार करते हुए लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज का हवाला देते हुए कहा कि 2 जगह से चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा सकता। जबकि कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव न लड़ना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जोश को ठंडा करने का काम है। 4 जून को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा
तो कांग्रेस का एक और विभाजन होना निश्चित है। नरेंद्र मोदी 2 सीटों से नहीं लड़े थे क्या? लाल कृष्ण आडवाणी 2 सीटों से कभी नहीं लड़े थे क्या? सुषमा स्वराज 2 सीटों से नहीं लड़ी थी क्या? अटल बिहारी वाजपेयी 2 सीटों से नहीं लड़े थे? राहुल गांधी की जो पलायनवादी नीति है, जिस तरह से उन्होंने अमेठी को छोड़ा है, उसके बाद पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया है। देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस का एक और विभाजन होना सुनिश्चित है। जहां राहुल गांधी के फैसले को लेकर जहां चुनावी सरगर्मी तेज है, वहीं राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़ने से कांग्रेस समर्थकों में निराशा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में क्या बनेंगे समीकरण, दिल्ली में चुनावी मुद्दे, और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देखिए, आगामी 25 मई को देश की राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। क्या सोचती है दिल्ली की जनता इस बार के चुनाव में? बात करते हैं। सर, क्या रहेंगे इस बार चुनावी मुद्दे? ये जनरल इलेक्शन है, ये असेंबली के नहीं है, कॉर्पोरेशन के नहीं है, जनरल इलेक्शन है। और जनरल इलेक्शन के अंदर हमारी सोच बहुत दूर की होनी चाहिए। और ये इस इलेक्शन के थ्रू हम अपने प्रधानमंत्री जी का एक निर्वाचित करते हैं। हमारे जो एमपी होते हैं, जो हम 7 एमपी चुनेंगे, वो प्रधानमंत्री जी को चुनेंगे। एक एक वोट की वैल्यू है। ये आपकी अपनी विचारधारा किसको वोट देते हैं, बट वोट जरूर कास्ट करें, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में आपका एक वोट के जरिए अपनी बात कहने का अधिकार है। वो आपको लगता है प्रधानमंत्री जी को कंट्यूस करना, ये आपका राइट है। आपको लगता है कुछ आपके डिफरेंट व्यूज़ है, बट वोट जरूर कास्ट करें। दिल्ली जैसे शहर के अंदर जो पूरे मैसेज आता है, एटलीस्ट 75% पोलिंग जरूर होनी चाहिए। 25 मई को सब लोग वोट कास्ट करें, अपने वोट की वैल्यू समझें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। सर, आप क्या सोचते हैं इस पर क्या चुनावी मुद्दे बन सकते हैं? सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है भारत, देश। हमारा देश सबसे पहले आता है। ऐसी कोई भी पार्टी जो देश जिसके लिए सर्वोपरि हो, जिसको देश पहले आता हो, पार्टी बाद में आती हो। देश बड़ा है, पार्टी बड़ी नहीं है। और देश में भी जो देश हित की बात करें, देश हित के लिए, देश हित से मेरा मतलब है जो स्वच्छ भारत की बात करे, जो स्वस्थ भारत की बात करे, जो स्किल्ड इंडिया की बात करे, जो सशक्त भारत की बात करे, जो साक्षर भारत की बात करे, जो समृद्ध भारत की बात करे, जो शक्तिशाली भारत की बात करे, ऐसी पार्टी जो जिसके पास ऐसा विज़न हो, जो इस दिशा में देश को ले जा सके, वो लोग देश को चुनने के लिए आगे आए। उन लोगों को चुनना चाहिए। किस तरह का आप नेता चुनना चाहेंगे इस बार के चुनाव में? कुछ एक पार्टी इस तरह के वर्क पर इस बार है जिसमें फैमिली लेवल पर वर्क हुई है और उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। मतलब वर्कर लेवल पर हमने देखा कि महिलाएं आगे बढ़ के काम कर रही हैं और वो कनेक्ट कर रही हैं, क्योंकि वोटर फैमिली की जो वोटिंग पैटर्न होती है वो महिला के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। जब आप चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में क्या मुद्दे रहेंगे, कैसा नेता चुनना चाहेंगे, क्या खासियत हो? सर, हम ऐसा नेता चुनना चाहेंगे जो देश को मजबूत बनाए, देश के बारे में सोचे। ठीक है, छोटे मोटे विकास तो होते रहते हैं, लेकिन हमें देश मजबूत होना चाहिए। ठीक है, हमें तो ऐसे मुद्दे मेन चाहिए कि जिससे देश मजबूत हो। देश की मजबूती मेन है कि देश मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये लोकसभा के इलेक्शन है। लोकसभा में हमें अपना वोट बेकार नहीं करना है, ऐसे पार्टी को वोट देना है जिससे हमारी देश मजबूत हो। राम मंदिर जो है दिल्ली का अकेले का एक मुद्दा नहीं है, ये एक देश का मुद्दा है। सब पूरा देश इसके लिए एक हुआ, ये हमारी देश की एक यूनिटी शो करता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोग अपने घरों से वोट डालने नहीं जाते, तो ऐसे में उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहूँगी कि अपने वोट को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। जैसा कि और कलीग्स बोल रहे हैं कि रियली ये बेटर करता है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। ये सबके सामने है कि हमारा मेन कंसर्न है जो हमारे देश को सही और गलत, ये इस चीज़ का निर्णय हर एक आम इंसान ले सकता है और हर एक को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। तो मैं मेरा एडवाइस यही होगा कि वो अपने उस समझ का इस्तेमाल करते हुए अपने कीमती वोट को और उसी हिसाब से दे और अपनी देश को सशक्त बनाएं और आगे बढ़ाएं। कहीं ना कहीं अपने देश को सशक्त बनाएं, उसको आगे बढ़ाएं। गर्मी भले ही है, लेकिन आपको, हमको, सबको वोट करना है, ऐसा इन तमाम मतदाताओं का भी कहना है। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और असम में धुबरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आगामी आम चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के लिए तैयार है। धुबरी के मतदाता इस त्रिकोणीय मुकाबले का नतीजा तय करने के लिए 7 मई को मतदान करेंगे। देखिए हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट। असम के धुबरी निर्वाचन क्षेत्र में कई बदलाव हुए हैं।
कांग्रेस के गढ़ से लेकर बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में AIUDF के विकास तक इस निर्वाचन क्षेत्र ने राजनीतिक दिग्गजों के हाथों में सत्ता का उतार चढ़ाव देखा है। बदरुद्दीन अजमल राजनीतिक कौशल और विवाद दोनों का ही पर्याय रहे हैं। धुबरी में हम लोग का यहाँ जो 2 नंबर लोकसभा जो है, यहाँ का एक्चुअली पॉपुलेशन पैटर्न है 27 लाख अबव, लेकिन इसमें हिंदू है 6 लाख, माइनॉरिटी है आपका 19 लाख। और यहाँ का जो डेवलपमेंट है, पहला वाला जो स्टैंडिंग जो हमारा MP है, कोई डेवलपमेंट काम नहीं किया उसने। यहाँ जो डेवलप हुआ वो एक्चुअली नरेंद्र मोदी सरकार उसने डेवलप किया। मुस्लिम बाहुल्य इस क्षेत्र में मुकाबला तीनों प्रत्याशियों के बीच कांटे का ही है। ऐसे में यहाँ ऊंट किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। Actually in Dhubri, it is a border, international border, because it will be connected to Bangladesh. And basically the main development should be there in Dhubri, because minority, majority, we don't talk, is this thing is not properly work nowadays. This thing Dhubri need to be developed, and only development can come on the issue, and it should be help the border area people. वहीं AIUDF सुप्रीमो बदरुद्दीन अजमल के गृह क्षेत्र धुबरी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने रकीबुल हुसैन के लिए प्रचार किया। वह राज्य कांग्रेस के सबसे बड़े अल्पसंख्यक नेता के रूप में जाने जाते हैं। असम में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक घटक AGP असम की 3 मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों में से एक धुबरी और गठबंधन के हिस्से के रूप में बारपेटा से चुनाव लड़ रहा है। तो ऐसे में AGP के जावेद इस्लाम के लिए भी राह आसान नहीं होगी। यहाँ से जो आम जनता का जो प्रॉब्लम है, ये तो 1 नंबर प्रॉब्लम है ये एजुकेशन, 2 नंबर प्रॉब्लम है बेकार समस्या, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और बात क्या है, ये 15 साल AUDF का जो MP था बदरुद्दीन अजमल, 15 साल धुबरी हम पब्लिक जान गया ये क्या किया, 15 साल ये कुछ काम नहीं किया है। भाजपा असम की 14 में से 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसकी सहयोगी AGP 2 सीटों बारपेटा और धुबरी पर चुनाव लड़ रही है। असम के धुबरी से तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। और गुलबर्गा लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के उम्मीदवार AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद राधा कृष्णा डोडामणि हैं। वहीं राधा कृष्ण डोडामणि के खिलाफ BJP के उमेश जाधव मैदान में हैं। उमेश जाधव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे को हराया था। साल भर गर्म तापमान के लिए मशहूर ऐतिहासिक शहर गुलबर्गा में पहली बार चुनावी राजनीति में उतरे राधा कृष्ण डोडामणि और मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद बनाम मौजूदा संसद सदस्य उमेश जाधव के बीच तीखी लड़ाई देखी जा रही है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच छद्म युद्ध के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि इस लड़ाई में खड़गे का बहुत कुछ दांव पर लगा है। He has got a double challenge. One is that as he is the president, he has the responsibility to steer the Congress to a victory pedestal. In his home turf, he has to ensure the Congress candidate victory first. Now he has to prove that his might in his own turf, in his own state. Candidate is Malikarjun Kharge, not his son-in-law. His son-in-law is only a symbolic. हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे को संविधान के अनुच्छेद 371J के तहत कल्याण कर्नाटक क्षेत्र को विशेष दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले के रूप में देखा जाता है। लेकिन 1974 से अपनी 47 साल की राजनीतिक यात्रा में उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा था। कलबुर्गी लोकसभा सीट के चुनावी नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए दिशा और दशा तय कर सकते हैं, क्योंकि यहां से कांग्रेस की जीत का मतलब हुआ कि कांग्रेस के नेतृत्व में नया जोश, वरना हार पर कांग्रेस पर ही पूरा सवाल या निशान खड़ा हो सकता है। और दूसरी तरफ बीजेपी के उमेश जाधव एक बार फिर जीत हासिल करते हैं तो जाहिर है वो पार्टी में एक बार फिर जायंट किलर बनकर उभर सकते हैं। गुलबर्गा लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस ने इस निर्वाचन क्षेत्र पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई थी, लेकिन 2019 में उमेश जाधव ने यहां से सीट जीतकर भाजपा को आश्चर्यचकित कर दिया। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे को सदन के पटल पर चुनौती दी थी कि वे 2019 के चुनाव में उन्हें हराएंगे।
ये केंद्र सरकार की विकास की समर्थक पहल और कल्याणकारी योजनाओं ने ही गुलबर्गा में राजनीतिक परिदृश्य को बदला और खड़गे 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए। If a Congress president cannot win his own state, it reflects what happened to Congress in UP, Uttar Pradesh, where they lost the full ground. Rahul Gandhi had to flee from Amethi to Wayanad. The revenge politics or the return politics, Kharge has to give it to Modi that you cannot defeat me all times. राधा कृष्ण डोडामणि हमेशा खड़गे परिवार के लिए रणनीतिकार के रूप में काम कर रही हैं। ये उनका पहला चुनाव है। हालांकि कभी मल्लिकार्जुन खड़गे के वफादार रहे उमेश यादव का कहना है कि ये पीएम मोदी के नेतृत्व वाली कामकाजी सरकार और नेतृत्वहीन विपक्ष के बीच की लड़ाई है। 7 मई को फैसला होगा कि गुलबर्गा का सदर कौन होगा। गुलबर्गा से आयशा खानम की रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश भर में होने वाली रैलियों में हनुमान जी की वेशभूषा में हाथों में गदा और सिर पर पर्वत उठाए नजर आने वाले हनुमान श्रवण शाह को लोग मोदी का हनुमान कहते हैं। दरभंगा की रैली मोदी के हनुमान की 138वीं रैली रही। डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज ने हनुमान श्रवण शाह से विशेष बातचीत की। देखिए। दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में उनके एक अनन्य भक्त अभी पहुंचे हैं जो मोदी के हनुमान हैं। आप उनका ये लिबास देखिए, हम माथे पर पर्वत, हाथों में गदा। क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देश भर में घूम घूम कर नरेंद्र मोदी की रैलियों तक पहुंचे हैं। कौन सी रैली है आपकी और क्या संदेश है? 138वां सभा है और मैं संदेश यही देता हूं जनताओं को, जो गरीब घर का बेटा प्रधानमंत्री बने हैं। जितने अमीर घर के नेता हैं सोचते हैं यह गरीब घर का बेटा हट जाए ताकि गरीब को जो सुख सुविधा मिल रहा है उससे मैं वंचित कर दूं। हनुमान के श्रीराम नरेंद्र मोदी ने कभी श्रवण शाह को इस लिबास में कभी देखा, कभी बातचीत हुई, कभी मुलाकात हुई क्या उनसे? बस वो अपने ट्विटर आईडी से, फेसबुक आईडी से, इंस्टाग्राम आईडी से शेयर कर देते हैं। मैं एक बार उनसे विनती करता हूं कि तीसरी बार जब उनका शपथ समारोह हो, भव्य शपथ समारोह, एक बार मेरे जननी पर उनका चरण स्पर्श हो। कैमरामैन ललित के साथ दरभंगा बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और यौन शोषण के मामले में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के पिता एसडी रेवन्ना को कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनसे एक पीड़ित महिला के अपहरण के मामले में पूछताछ की जा रही है। बीते गुरुवार मैसूरू में एक महिला के अपहरण के आरोप में केस दर्ज कराया गया था। वो महिला भी यौन शोषण का शिकार है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने रेवन्ना के खास सतीश बवन्ना को गिरफ्तार किया था। अब एसआईटी द्वारा 2 बार नोटिस दिए जाने के बाद भी हाजिर नहीं होने पर रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले एसडी रेवन्ना को बड़ा झटका देते हुए अदालत ने कर्नाटक सेक्स पेन ड्राइव स्कैंडल मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले बेंगलुरु में एसडी देवगौड़ा के आवास पर एसआईटी टीम इस संदेह के तहत पहुंची कि अपहरण मामले में उनके बेटे एसडी रेवन्ना ने वहां शरण ले रखी है। और जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शाह सितार के पास आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला कर दिया। आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में वायुसेना के 5 जवान घायल हो गए हैं, जिनमें से 1 जवान शहीद हो गया। स्थानीय सैन्य इकाइयों द्वारा क्षेत्र में फिलहाल घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। चीन के मामले पर विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले 4 सालों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी संख्या में सैनिक लाकर हम पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन हमने इसका बहुत मजबूती से मुकाबला किया है। Last 4 years, attempt has been made to put pressure on us by bringing lot of troops to the line of actual control. We have very strongly countered it. Today, many troops, thousands of troops of the Indian Army are on deployment in the line of LAC alongside the China. I want to say this: when it comes to national security, Modi government will never make a compromise. It can be cross-border terrorism from Pakistan. It can be pressure on the border from China. It can be terrorism
we had in the past from Myanmar border, before we did the land boundary agreement, even from Bangladesh. That we are very clear for us, Bharat first, security first. There is no compromise. और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रेस वार्ता के दौरान कनाडा में फ्री स्पीच के नाम पर उग्रवादी मानसिकता के बढ़ते चलन पर आपत्ति जताई है। It's not so much a problem in the US. Our biggest problem right now is in Canada. Because in Canada, actually, today the party in power in Canada, other parties in Canada have given these kinds of extremism, separatism, advocates of violence a certain legitimacy in the name of free speech. If there are things which happen out there, there will be pushback. You know, the Newton's law of politics will apply there also. You know, that there will be a reaction. Others will, take steps or counter it. और वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि नेपाल द्वारा एक मानचित्र के साथ 100 रुपए के नोट में विवादित क्षेत्रों की छापने की बात की है और जिस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मैंने वो रिपोर्ट देखी है, इसे विस्तार से नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है। नेपाल के साथ हम चर्चा कर रहे हैं। I think our position is very clear. Our position, with Nepal, we were having discussions about our boundary matters through a established platform. And then in the middle of that, they unilaterally took some measures on their side. But by doing something on their side, they are not going to change the situation between us or the reality on the ground. और पाकिस्तान से हिंदुओं का एक जत्था उत्तराखंड स्थित हरिद्वार में धार्मिक यात्रा पर पहुंचा है। इस जत्थे में 223 यात्री हैं जो अयोध्या समेत देश के विभिन्न हिस्सों से तीर्थ स्थलों के दर्शन कर हरिद्वार पहुंचे हैं। इस जत्थे में शामिल लोग यहां गंगा स्नान के साथ ही मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे। आपको बता दें कि हर साल पाकिस्तान से हिंदुओं का जत्था धार्मिक यात्रा पर यहां पहुंचता है। शैतानी दरबार के माध्यम से हरिद्वार तीर्थ नगरी में पाकिस्तान के हिंदू आते हैं। इस वर्ष भी 223 यात्री आए हैं। 5 ग्रुप लीडर हैं। 3 दिन का धार्मिक प्रोग्राम है। संत शैतानी गंगा घाट पर, सप्तसरोवर मार्ग पर और मंदिर में भी। हम पाकिस्तान से सिंध प्रांत से आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले हम अमरावती गए थे, वहाँ पे हमने इंडिया के बहुत सारे जो तीर्थ स्थान है वहाँ घूमे, वहाँ बहुत मज़ा आया। उसके बाद रायपुर गए। रायपुर के बाद हम गए थे अयोध्या, श्री रामलला के दर्शन किए। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा लगा। जो प्यार हमें यहाँ मिला है, बहुत बढ़िया प्यार मिला है और हम ज़िंदगी भर ये याद रखेंगे। हम 223 आदमी का जत्था आया हुआ है। धर्म तीर्थ करने आए हैं, अपने आप को शुद्ध करने आए हैं, गंगा माँ का स्नान करके। सतगुरु की मेहरबानी से, उसकी दया से हर साल ये मौका मिलता है तीर्थ करने का। इसी साल भी मौका मिला है, रामलला का दर्शन हुआ है, हम तो धन्य हो गए हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में हाल ही में जीएसटी संग्रह के मामले में तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है। अप्रैल के लिए जारी जीएसटी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन 12,290 करोड़ रुपए रहा, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के बाद सबसे ज्यादा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ही अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन के स्तर तक ले जाने का लक्ष्य बना चुके हैं। अप्रैल महीने में उत्तर प्रदेश का जीएसटी संग्रह 19% बढ़ा, जबकि तमिलनाडु का केवल 6%। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचा में निवेश पर ध्यान दिया है। इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। इस तरह से राम मंदिर बनने के बाद प्रदेश में पर्यटन में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। पर्यटन से जुड़े दूसरी सेवाओं में भी बढ़ोतरी की वजह से जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी देखी गई है। एसबीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चालू वर्ष में उत्तर प्रदेश में पर्यटन से 4 लाख करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है और राज्य को 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिल सकता है। और वहीं श्री श्री रविशंकर 2 दिवसीय काशी प्रवास पर हैं। श्री श्री रविशंकर ने शनिवार को काशी के प्रबुद्ध जन से रुद्राक्ष सेंटर में संवाद किया। उनके संवाद पर डीडी न्यूज संवाददाता ने लोगों से खास बातचीत की। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बाहर हूं मैं और ये वो भीड़ आप देख रहे हैं जो बाहर निकल रही है, जो श्री श्री रविशंकर के संवाद को सुनकर आ रही है। आपको ये संवाद कैसा लगा, क्या समझ आया?
ये संवाद बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर लगा, और जो हम लोग अपनी पुरानी विरासत को छोड़ रहे हैं उसके बारे में उन्होंने उजागर किया कि उसको फिर से लागू करें और विश्व में हम लोग आगे बढ़ें। जब से इधर विगत 10 वर्षों से हमारे बनारस का बहुत ही विकास हुआ है, हर तरफ से, आर्थिक से ले लीजिए, चाहे टूरिज्म से ले लीजिए, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि हमारे देश के सारे काशीवासी इसी पथ पर अग्रसर होते रहे और हमारा नाम विश्व में रोशन हो। वास्तव में देश को एक स्ट्रांग नेतृत्व की ज़रूरत है, जिसके लिए मोदी जी ज़रूरी है, बिना उसके हमारा देश आगे नहीं जा सकता है। एक ये समझ में आया कि जो उनका पर्सपेक्टिव है हमारी कंट्री को लेके बहुत वाइड है, बहुत दूर तक सोचते हैं, और हमारी जो जड़ें, हमारी जो हिस्ट्री थी, हमारा जो कल्चर था उससे हट गई थी। उनका मेन ध्यान इस तरफ है कि जो नई पीढ़ी है उसको वापस उससे कनेक्टेड रखें, उससे जोड़े रखें, ताकि जो हमारा सनातन धर्म है वो आगे अच्छे से चलता रहे, जो हमारे कल्चर हैं वो आगे चलते रहें। 3 पीढ़ियों तक जो संवाद किया है श्री श्री रविशंकर ने, उसका असर दिख रहा है कि किस तरह से काशी की जो महत्ता है, जो देश को नेतृत्व मिला है, और काशी का जो विकास हुआ है विरासत के साथ, वो समझ में लोगों को आ रहा है इस संवाद के माध्यम से। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। जलवायु परिवर्तन के असर से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के कल्पवृक्ष खेजड़ी पर लगने वाली सांगरी पर भी जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है। दूरदर्शन संवाददाता मोहम्मद रफीक पठान ने बीकानेर से 60 किलोमीटर दूर आरडी 250 से लेकर 270 तक का जायजा लिया। वहीं जहां उन्हें कल्पवृक्ष सांगरी में पेड़ों पर सांगरी लटकने की बजाय फूलों के साथ गांठें लटकी हुई दिखाई दी। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में आए बदलाव का असर इन पेड़ों पर भी देखने को मिला है। बर्बाद हुई फसल का निरीक्षण करने पहुंचे कृषि जिला विस्तार अधिकारी डॉक्टर रामकिशोर मेहरा ने इसे जलवायु परिवर्तन का असर बताया। वहीं किसानों से जब तक इस बाबत बात की गई तो उन्होंने पेड़ों पर सांगरी के स्थान पर गांठें लगने का जिक्र किया, जिसके कारण उन्हें इस बार सांगरी की फसल पर भारी नुकसान हुआ। इसका रेगिस्तानी क्षेत्र में अपने खेजड़ी होती हैं, इसको रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है वो भी कहा जाता है, परंतु आजकल विभिन्न कारणों से इसमें गांठें पड़ गई हैं, जिनको फ्रूट गाल भी कहते हैं। ये गांठें कई कारण हो सकते हैं, जैसे उनमें एक ग्लोबल वार्मिंग है, एक विशेष प्रकार की माइट्स दिमक है, उसके कारण भी होता है। सांगरियांगे गांठा पड़ने का बजे हुई फागण बरस्यो बाजियो कोनी चेत तपियो कोनी जिके बजो ठंड के बजो गांठा पड़ गई सांगरी हुई कहानी। एक खेरड़ी को 10,000 रुपया नुकसान हुआ अर्जानो है। ऐसा ठंड पड़ने की वजह से सांगरी हुई नहीं है, और केरिया भी होता है इस रुत का, वो भी बहुत कम हुआ है। और उधर असम के धुबरी जिले के अश्रीकांडी गांव टेराकोटा गांव के नाम से प्रसिद्ध है। इस गांव में बने टेराकोटा और मिट्टी के बर्तन देश ही नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध हैं। इन बर्तनों का एक अलग अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी है। अपनी इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बावजूद इस गांव को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव वालों को उम्मीद है कि इस चुनावी माहौल में उनकी भी बात सुनी जाएगी। इस विषय पर हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने कलाकार जोगेश चंद्रपाल से बात की। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये टेराकोटा का काम है, और ये जो है एक छोटा सा गांव है धुबरी डिस्ट्रिक्ट असम में, जो कि वर्ल्ड फेमस हो गया अपने इस काम को लेकर, टेराकोटा के काम को लेकर। और ये इस वक्त इसको जीआई टैग भी मिला है असम गवर्नमेंट से। इस पे बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ है मिस्टर पॉल। सर, आपका पूरा शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम है जोगेश चंद्रपाल। जोगेश चंद्र जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो टेराकोटा का काम है, ये पूरा का पूरा जो गाँव है ये इसके लिए फेमस है। थोड़ा अपने बारे में, आपके गाँव के बारे में बताइए। ये गांव तो बहुत पुराना गांव है। पूरा नाम बताइए गांव का। ये गांव का नाम है अशरीगंदी गांव, अशरीगंदी विलेज। ये आपका लगभग 150 फैमिली टेराकोटा का काम करता है। उसमें 10% टेराकोटा है और 90% पोटरी का काम करता है। पोटरी का डिमांड ज़्यादा होता है। टेराकोटा का डिमांड भी अभी फॉरेनर्स का जो आता है लोग, उसका डिमांड ज़्यादा है। और हमारा जो लोकल जो एमएलए मिनिस्टर जो बड़ा बड़ा आदमी है, हाई प्रोफाइल आदमी है, वो लोग को बहुत पसंद आता है। इसलिए हर रोज़ 2, 4, 5, 10 गाड़ियाँ
आता है यहाँ पे खरीदने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अलग अलग तरीके से पूरा सजा के रखा गया, क्राफ्ट का पूरा यहाँ पे, और ये टेराकोटा से बना है और बहुत कम लोग इस पे पारंगत है काम करने में। और ये जो गांव है इसको इसीलिए पूरे विश्व में इसका नाम हो रहा है, इसके बारे में ख्याति हो रही है। मॉडल विलेज इसको तैयार करने की बात चल रही है। इलेक्शन के समय हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप बताइए आप क्या चाहते हैं सरकार से कि और क्या क्या इस मॉडल विलेज में हो? हम चाहते हैं, यही चाहते हैं सरकार से, हम यही निवेदन करते हैं और आपका चैनल से सरकार को मूव कीजिए कि ये टेराकोटा विलेज को डेवलप कीजिए। रास्ता को सबसे पहले रोड का कनेक्शन होना चाहिए, रोड पक्का होने से आपका जो बिजनेस है बिजनेस अच्छा हो जाएगा। आदमी का डेवलपमेंट का मेन सोर्स है रास्ता, अगर रास्ता नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा, आदमी लोग नहीं आ पाएगा। वो इसीलिए हम इसका डेवलप के लिए हम चाहते हैं। मिस्टर भाई जो बता रहे थे कि जोगेश्वर की किस तरीके से ये जो काम है, ये पूरा काम एक तरह से पूरे विश्व में बहुत कम लोग हैं ये कर सकते हैं, और ये टेराकोटा का हब पूरे विश्व में बन चुका है। और चाहते हैं कि अच्छे रास्ते हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, जिससे कि ये मॉडल विलेज सही मायने में मॉडल बने। कैंपस नवीन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, धुबरी, असम। और नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी कि समुद्रगामी गश्ती जहाज का निर्माण कार्य 3 मई से शुरू हो गया है। मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में इसका औपचारिक शुभारंभ किया गया। समारोह की अध्यक्षता युद्धपोत निर्माण एवं अधिग्रहण नियंत्रक वाइस एडमिरल बी शिव कुमार ने की। फिलहाल आधुनिक पीढ़ी के ऐसे 11 समुद्रगामी गश्ती जहाज़ों का निर्माण किया जाना है। स्वदेशी डिजाइन एवं निर्माण सामग्री से बन रहे इन जहाज़ों के लिए रक्षा मंत्रालय ने 2 कंपनियों से 30 मार्च 2023 को अनुबंध किया था। 7 जहाज मेजर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा और 4 जहाज मेजर्स गार्डियन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनेंगे। नई एवं आधुनिक पीढ़ी के इन समुद्रगामी गश्ती जहाज़ों का इस्तेमाल समुद्री डकैती रोकने, तटीय सुरक्षा और निगरानी, खोज एवं बचाव तथा अपतटीय संपत्तियों की रक्षा व संरक्षण जैसे मिशनों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। ये जहाज भारतीय नौसेना की क्षमता को भी बढ़ाएंगे। इन जहाज़ों का निर्माण आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत हो रहा है। और आइए अब एक नजर डालते हैं देश के अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शिमला पहुंचने पर मशोबरा स्थित कल्याणी हेलीपैड पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला तथा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वागत किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, प्रदेश सरकार एवं सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ आज नेपाल के प्रसिद्ध पशुपति नाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। प्रधान न्यायाधीश नेपाल के आधिकारिक दौरे पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जेनोफोबिया की टिप्पणी को सिरे से खारिज किया है। जयशंकर ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है। जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के इतिहास में ये एक ऐसा समाज रहा है जो बहुत खुला है। तरह तरह के समाजों से अलग अलग लोग भारत आते हैं। अमित शाह डीप फेक वीडियो मामले में गिरफ्तार अरुण रेड्डी को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि कल रात उन्हें न्यायाधीश के सामने पेश किया गया था। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। रोहित वेमुला की मौत के मामले में तेलंगाना पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दायर करने के 1 दिन बाद उनके परिवार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को एक ज्ञापन सौंपकर राज्य की कांग्रेस सरकार से मामले की फिर से नए तरीके से जांच करने का आग्रह किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोहित वेमुला मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संस्थानों को ऐसे मामलों में बड़ी सावधानी से निपटना चाहिए। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार अधिवक्ता विनोद चौहान को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन के लिए ईडी की रिमांड में भेज दिया है। चौहान पर गोवा विधानसभा चुनाव में आपके चुनाव अभियान के लिए साउथ ग्रुप द्वारा दी गई कथित रिश्वत के माध्यम से नगद धन हस्तांतरित करने का आरोप है। बीएसएफ को एक बड़ी सफलता मिली है। पंजाब के तरन तारण जिले में बीएसएफ ने एक ड्रोन और एक संदिग्ध हेरोइन का पैकेट बरामद किया है। 4 मई की सुबह बीएसएफ को गश्त के दौरान ये दोनों चीजें बरामद हुई। बरामद हुए पैकेट से 416 ग्राम संदिग्ध हेरोइन जब्त हुई है।
संदेश खाली को लेकर टीएमसी के एक वीडियो को निकालने पर पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांदा मजूमदार ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि संदेश खाली में हुए पाप को दबाने के लिए ही ऐसे वीडियो निकाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के आयोजन के माध्यम से लगातार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंध निकायों से 75 अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को भारत आमंत्रित किया है। यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने एल्विश यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इससे पहले नोएडा पुलिस ने सांपों के जहर मामले में एल्विश यादव को गिरफ्तार किया था। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।